सपा की रही सरकार ने यहाँ गुंडों बदमाशों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया। वर्तमान राज्य सरकार की भी इसलिए आभारी है, इकट्ठा हुआ पैसा भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। दोस्तों, लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती की ये रैली और इसमें समर्थकों का ये समंदर आज हर पार्टी की होश उड़ा चुका है। अब मायावती ने जो इस रैली में कहा वो बीजेपी की बैटिंग थी या माया 2.0 का ट्रेलर, ये तो आगे मैं आपको समझा ही जाऊंगा। लेकिन पहले जरा एक बार इन तस्वीरों को और देख लीजिए। देखिए कैसे दूर दूर तक सिर्फ माया के चाहने वालों का सैलाब दिखाई दे रहा है। एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बीएसपी प्रमुख मायावती की जो ये महारैली है लखनऊ वाली, गुरुवार के दिन यहाँ पर नीले हाथी की चिंगार बनकर दिखाई दे रही है। सड़कों पर हर तरफ नीले नीले झंडे और पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे हैं। इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि बहन जी की वापसी कभी भी हो सकती है, क्योंकि सियासी गलियारों में अब ये सैलाब विरोधियों के सीने पर लौट रहा है और पसीने भी छुटा रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए माया ने साफ कर दिया कि 2027 में वो किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाली नहीं है। मायावती ने रैली में योगी आदित्यनाथ की सरकार की खुलकर तारीफ की, जबकि समाजवादी पार्टी और हमारे अखिलेश भैया पर खूब तीखे प्रहार किए, जमकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने तो अखिलेश यादव को दोगला तक करार दे दिया। क्या कहा, ये बड़ी बात है, आपको सुननी पड़ेगी। अगर आपने नहीं सुनी तो एक बार फिर से सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम माननीय श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना माननीय श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम माननीय श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। माननीय श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है। सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। की रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है।
तो दोस्तों, माया का जो ये नरम रुख बीजेपी के लिए है, वो उसके खतरे की घंटी भी बन सकता है, क्योंकि राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि बीएसपी का बीजेपी विरोध कमजोर होने की वजह से सपा के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, उसका वोट बैंक बढ़ सकता है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है दोस्तों कि 2021 में इसी मैदान पर हुई रैली के बाद 2022 में जो यूपी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें पार्टी महज एक सीट की वजह से अपना डब्बा गोल होने से बचा सकी थी। अब 2027 के चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन ये बीएसपी के लिए बड़ा दांव कहा जा रहा है, या ये कह लीजिए कि फिर से कोर वोटर बेस जो है, यानी दलितों को एकजुट करने की कवायद मायावती ने शुरू कर दी है। इसका असर क्या होगा ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल तो बीजेपी के लिए ये रैली जो है दोहरी तलवार साबित हो सकती है, क्योंकि एक और मायावती की तरफ से योगी सरकार की तारीफ की गई, जिसका सीधा मतलब है कि माया को योगी से कुछ खास नफरत नहीं, या यूं कहें कि योगी पसंद है। लेकिन ये जान लीजिए कि दलित वोटों में बीजेपी ने 2017-2022 में कुछ घुसपैठ की थी, लेकिन बीएसपी का बीजेपी विरोध कमजोर होने से मुस्लिम वोट सपा के साथ चला दिया। वास्तव में 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हुए, बीएसपी का सपा कांग्रेस गठबंधन टूट गया, जिससे दोनों पार्टियां कमजोर थी। अब मायावती का सपा केंद्रित हमला या भाजपा को फायदा पहुंचाने की कवायद साफ साफ कहा जा सकता है। लेकिन अगर बीएसपी दलित वोटों को एकजुट कर लेती है तो बीजेपी के 37% जो दलित समर्थन, जो कि 2022 का चुनावी डाटा कहता है, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर बीएसपी अपना ये कोर वोट बैंक अपने साथ वापस लाने में सफल हुई तो गैर यादव अति पिछड़ा ओबीसी वर्ग भी उसके साथ वापस आ सकता है, यानी मायावती की वापसी हो सकती है और एक वो बड़ा मोहरा बन सकती है। अब अगर बात बिहार की करें, बिहार से इस चीज को जोड़े, तो सिर्फ ये कहना कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक साजिश भी हो सकती है। यही वजह है कि माया ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अब साजिश किसकी, इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। यूपी की राजनीतिक मैदान में दलित वोट बैंक बढ़ता दिखा है। यहाँ कभी 22 से 25% वोट शेयर करने की राजनीति करने वाली मायावती अब 10% के आसपास ही सिमटती दिखती है, लेकिन 10% भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सत्ता को इधर से उधर कर सकता है। वजह है चंद्रशेखर की नई सियासत, जो दलित वोट बैंक पर काफी करारा प्रहार कर रही है। यही वजह है कि माया ने लखनऊ के इस मैदान में उन्हें भी नहीं छोड़ा। क्या कहा, सुनिए। कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आधी उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है, ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने वे अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है। अब जब इशारों में मायावती ने रावण को गरिया ही किया, तो यहाँ भी ये भी जान लीजिए कि मायावती ने एक बार फिर अपने जो पार्टी की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय संयोजक भतीजे आकाश आनंद को दे दी है। अब आकाश आनंद के पास युवा दलितों को साथ कर बिहार में राजनीति चमकाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में रावण का मुकाबला उन्हें सामने करना पड़ेगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद इस समय दलित वोट बैंक पर काफी पकड़ बनाए हुए हैं।
अब बात दोस्तों यूपी की है तो आंकड़े भी आने जरूरी हैं और आंकड़ों पर बात करना जरूरी है, क्योंकि बीएसपी का ग्राफ जो है यूपी में लगातार गिरता ही जा रहा है। कैसे, इसे समझने की कोशिश करिए। जरा सा 2012 के चुनाव को देखें तो बीएसपी सीटों के मामले में 80 में सिमट गई थी। वोट शेयर घटकर 25.91 रह गया था। 2017 के अगर चुनाव की बात करें तो सीटें घटकर केवल 19 हो गई और वोट शेयर करीब 22.23 तक गिर गया। 2022 के चुनाव की बात तो बहुत बुरी रही, क्योंकि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन बीएसपी ने किया था। पूरे प्रदेश में सिर्फ एक सीट जीत पाई और वोट प्रतिशत गिरकर 12.88 रह गया, जबकि पार्टी ने सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। अब सोचिए, मायावती जैसी नेता, इतनी बड़ी भीड़ जो आज आप देख रहे हैं, 403 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन मिलता क्या है, केवल एक सीट। इस लगातार गिरावट ने न सिर्फ बीएसपी की सियासी जमीन को खोखला कर दिया, बल्कि उसके पारंपरिक जो वोट बैंक है उसको भी बिखेर दिया। अब 2027 के सेमीफाइनल यानी कि पंचायत चुनाव भी सिर पर हैं। ऐसे में पार्टी के सामने चुनौतियों का अंबार है, आप इसे भी समझ लीजिए। तो जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो है दलित पिछड़ों में विश्वास फिर से जगाना। क्या ये विश्वास जाग पाएगा? गठबंधन या रंगीन समीकरण की वापसी कर, क्या ये हो पाएगा? भाजपा और सपा की सियासी जुगलबंदी में अपनी अलग पहचान बनाना, क्योंकि अभी तक वो किसी न किसी के लिए मोहरा बनी है। युवा और महिला वोटरों को अपनी ओर मोड़ना, ये एक बड़ा चैलेंज है और इसको जिम्मेदारी सीधे सीधे आकाश आराम के पास है। अगर मायावती इन मोर्चों पर सफल होती हैं तो बसपा को फिर से किंग मेकर या सत्ता की दौड़ में अहम खिलाड़ी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर रणनीति जमीन पर असर नहीं गई तो दलित राजनीति पूरी तरह से बीजेपी और सपा के पक्ष में सरक जाएगी और मायावती बहुत कुछ भूल जाएगी। तो बीएसपी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका पूरा कोर वोटर पूरी तरह से खत्म होकर किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। ऐसे में अब कौन सा करिश्मा माया के लिए नई उम्मीद की किरण जगाएगा या साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी कुछ चीजें वक्त पर छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार के चुनाव जो है काफी धुंधले हैं और आसमान छट जाएगा जब तक रिजल्ट आएंगे, और हो सकता है कि माया के लिए एक नया सूरज, एक नई रोशनी लेकर आए। फिलहाल आप अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि तकदीर का तो दोस्त ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।